TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। क्या खाड़ी क्षेत्र में एक युद्ध जो अभी चल रहा है, जिसका अंत फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच, और इजराइल भी उसमें अमेरिका का सहयोगी है, तो ये युद्ध तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये युद्ध अभी किसी न किसी रूप में जारी है और ख़त्म होने के आसार भी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बातचीत के बारे में बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारी बातचीत हो रही है। फिर ईरान इनकार कर देता है इस बात से कि नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही है। फिर ये कहते हैं कि हाँ, इनडायरेक्ट बातचीत हो रही है, लेकिन उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, क्योंकि हॉर्मूज़ पर ईरान की जो रेड लाइन है वो ड्रॉ कर चुका है, उससे वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अमेरिका उसके साथ किसी भी तरह के समझौते को, यानी ईरान की जो खींची हुई रेखा है, उसके साथ अमेरिका के लिए किसी भी तरह के समझौते को एक्सेप्ट करना और अपने देश में अपने लोगों को बताना कि देखिए हमने ये स्वीकार किया है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वहाँ अभी कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। यानी अमेरिका के लिए एक रिस्पेक्टफुल, इज्जत के साथ सर ऊंचा करके वो बाहर निकल पाए, इस तरह का कोई रास्ता फिलहाल अमेरिका को दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप कभी हमला करते हैं, कभी धमकी देते हैं, कभी बातचीत की बात करते हैं। बातचीत भी जारी है, हमले भी जारी हैं, और ईरान भी अपने रुख पर अड़ा हुआ है। तो वो एक तनाव है इस क्षेत्र में जो बरकरार है और जिसका रास्ता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। इस युद्ध ने, जो अमेरिका और ईरान के बीच है और जिसमें इजराइल भी शामिल है अमेरिका के साथ, इसने इस पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। अस्थिर इस वजह से भी कर दिया है कि देखिए, एक युद्ध जिसके बारे में ईरान लगातार ये कहता रहा है या ये कह रहा है कि हम तो पिछले इतने सालों से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हमें लगता था कि अमेरिका कभी ना कभी हम पर हमला करेगा, इजराइल कभी ना कभी इस तरह का एक हमला करेगा, यानी हमें एक ऐसा युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम इतने सालों से इसी तरह के युद्ध की तैयारी कर रहे थे और इसलिए हम तैयार हैं। हम इस बात के लिए तैयार हैं कि इसको हमें एक डिसाइसिव एंड तक लेकर जाना है। यानी ईरान का जो इस वक्त मकसद है वो ये है कि वो किसी सूरत से एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां वो एक लॉन्ग टर्म डिटरेंस पैदा कर पाए। वो वहां तक पहुंच पाएगा या नहीं, क्योंकि अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसा भी कहते हैं कि ईरान ओवर प्ले कर रहा है अपने हैंड को, यानी उसे जो लेवरेज मिला है उसको वो ज़्यादा खींच रहा है, ज़्यादा उसको अब अपने लिए कोई एक एग्ज़िट तलाश लेना चाहिए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि ईरान अभी तक जो कह रहा है, जो उसने हासिल किया है, उसमें वो पुख्ता दिखाई दे रहा है और उसको जो गेन्स हैं, जो उसको सफलता मिली है इस युद्ध की वजह से, वो भी साफ तौर पर दिख रही है कि अमेरिका ही जो बैक सीट पर दिखाई देता है, यानी अमेरिका ही पीछे हटता हुआ दिखाई देता है। जो MOU भी उन्होंने जिस पर हस्ताक्षर किया अमेरिका ने, उसमें भी ज़्यादातर पॉइंट्स ईरान के फेवर में हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान का अपर हैंड है ज़रूर, लेकिन अमेरिका उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब इसका मैं जिक्र क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये जो क्षेत्र है, इसकी वजह से एक इंस्टेबिलिटी के दौर से गुजर रहा है। जो बाकी खाड़ी के देश हैं, UAE या सऊदी अरब या कतर, ये तमाम देश जिनको एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला अमेरिका ने दिया हुआ था, वो देश अब ये सोच रहे हैं कि हमें इसके अलावा भी, हमें अमेरिका क्या पूरी तरह से सुरक्षित कर सकता है क्या? और अगर अमेरिका हमें पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कर सकता है, तो फिर हमें किन और विकल्पों के बारे में सोचना चाहिए। अमेरिका की जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है, ऐसा नहीं है कि वो अभी ख़त्म हो जाएगी। हालांकि ईरान का लॉन्ग टर्म गेम यही है कि अमेरिका इस क्षेत्र से बाहर जाए, लेकिन ये जो रीजन है उसमें अब हर कोई अपनी अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर अपनी चुनौतियों को देख रहा है, उनका सामना कर रहा है। और अलायंसेस के बारे में बात हो रही है, जो अभी अलायंस हुआ भी है तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये बात इस वक्त क्यों मैं कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, ऐसे इंडिकेशन साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स इसे मानते हैं कि इस क्षेत्र में एक और फुल स्केल वॉर जल्द ही शुरू हो सकता है। ये फुल स्केल वॉर किसके बीच में होगा? हूती और सऊदी अरेबिया के बीच में। ये क्यों होगा? क्योंकि इस तरह के हालात बन रहे हैं। हालांकि अभी तक सऊदी अरेबिया रिस्ट्रेन दिखा रहा है, वो सीधे जो जंग के हालात हैं उसमें आगे बढ़कर उस तरह के हमले नहीं कर रहा है कि ऐसा लगे कि ये पूरी तरह से फुल फ्लेजेड एक वॉर शुरू हो गया है। लेकिन हूती जो कर रहे हैं, उससे जो हालात हैं वो उस तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये इस क्षेत्र के लिए और भी ज़्यादा बुरी खबर होगी कि ये भी एक फुल स्केल वॉर शुरू हो जाए। हालांकि ये ऐसा लगता है कि हूती इस समय और अग्रेसिवली अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हासिल करने के लिए अटैक कर रहा है, हमले कर रहा है या आगे बढ़ रहा है। वो इस वजह से भी क्योंकि उसको लगता है कि अब इस वक्त शायद ये सबसे बेहतर समय होगा, तब जबकि वो अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करे जो वो
हासिल नहीं कर पाया था पिछले युद्ध के दौरान, यानी जो पहले उनका युद्ध चला लंबे समय तक सऊदी अरबिया और वो जो कोएलिशन था पूरा उसके अगेंस्ट, उसमें जो वो हासिल नहीं कर पाए वो अब हासिल कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अगर उन्होंने बंद किया है बाबल मंदेब का जो ट्रांजिट पॉइंट है, तो वो अब इस वक्त वो जो प्रेशर है, वो जो पिंच है, वो और ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, इधर ये अपना रास्ता रेड सी का बंद करते हैं, तो फिर दबाव और ज़्यादा महसूस करेंगे वो तमाम देश जिनको कि इसके बजाय जो ये विकल्प मिला हुआ था, इस रास्ते से अपने तेल को वो भेज पा रहे थे। अब वहाँ पर भी अगर इस तरह की ही तैनाती हो जाएगी, हालांकि अभी सिर्फ उन्होंने ब्लॉकेड, जो हूती ने ब्लॉकेड किया है, वो उनका ऐलान है कि ये सिर्फ सऊदी अरबिया के लिए है, तो अभी वो सिर्फ सऊदी अरबिया के लिए कह रहे हैं, लेकिन सऊदी अरबिया के लिए जाहिर सी बात है ये एक बड़ी चुनौती है। इसीलिए सऊदी अरबिया ने एक कोएलिशन की बात की, क्योंकि 20 जुलाई को हूती ने इस बात का ऐलान किया कि हम ब्लॉकेड कर रहे हैं, सऊदी अरबिया के जहाज़ों को हम यहाँ से नहीं जाने देंगे। इसके बाद सऊदी अरबिया ने एक आह्वान किया कि हमें एक मिलकर एक जॉइंट फोर्स बनानी चाहिए जो शिपिंग लेन्स को आज़ाद रखे, यहाँ से सबकी जो जहाज़ हैं वो यहाँ से जा पाएँ। और ये जो कोएलिशन है इसका ऐलान हुआ 30 जुलाई को। इसमें हालांकि अभी कुछ देशों ने इसमें वो शामिल हो चुके हैं, कुछ और देशों के बारे में बात हो रही है कि वो भी इसमें आएंगे। एक बहुत लंबा चौड़ा कोएलिशन बनाया गया है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो रियाद में होगा। ये जो कोएलिशन है इसमें बहरीन, बांग्लादेश, डिजिबूटी, इजिप्ट, जॉर्डन, कुवैत, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, सूडान, तुर्की, यमन, ये तमाम देश शामिल हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि कुछ और देश भी शामिल हो सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें इस बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि उनका अपना एक कोएलिशन है जो इस रूट पर सेफ शिपिंग को लेकर काम करता है। तो ये सऊदी अरबिया ने जो उनके खिलाफ नेवल ब्लॉकेड हूती ने लगाया, उसके अगेंस्ट उन्होंने ये एक कोएलिशन बनाया और इसके ज़रिए एक रास्ता निकालने की उन्होंने कोशिश की कि वो इस ब्लॉकेड से अपने जहाज़ों को बाहर निकालें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए कि हो क्या रहा है। हूती ने वो हमले जो शुरू हुए थे तब जबकि एक प्लेन लैंड कर रहा था हूती कंट्रोल्ड एयरपोर्ट पर जो ईरान से आ रहा था, अली ख़ामनेई के आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के फ्यूनरल में शिरकत करने के बाद उस पर सऊदी अरब की तरफ से अटैक किया गया था। हालांकि बाद में वो प्लेन लैंड कर गया, लेकिन फिर हूती ने जवाबी हमला किया सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर। तो अब वो हमले एक दूसरे पर हुए हैं, लेकिन वो बस उतने लिमिटेड हमले थे क्योंकि जो ब्लॉकेड सऊदी अरब ने लगाया हुआ था हूती कंट्रोल्ड एरिया पर, जो सी ब्लॉकेड भी और एयर ब्लॉकेड भी था, उसको क्योंकि उसका वायलेशन किया गया था, ये प्लेन यहाँ लैंड कर रहा था, इस वजह से सऊदी अरब ने हमला किया। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका को आश्वासन दिया है कि हम अपनी सुरक्षा इस मुद्दे पर, यानी हूती के मुद्दे पर हम खुद कर सकते हैं, सक्षम हैं, इसमें उन्हें अमेरिकी मदद अभी नहीं चाहिए। लेकिन देखिए हो क्या रहा है इसके बाद, क्यों ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा एस्केलेशन हो सकता है या ये युद्ध की तरफ जा सकता है, इसलिए क्योंकि हूती ने न सिर्फ ये कि अभी वो सऊदी अरब पर, या क्योंकि उनके प्लेन को नहीं लैंड करने दिया उस पर हमला हुआ, उसके बाद उन्होंने आगे बढ़कर ब्लॉकेड भी लगा दिया, उन्होंने सऊदी अरब पर और हमले भी किए। सऊदी अरब की तरफ से भी वापस जवाबी हमले किए गए हैं। लेकिन अब जो हमला किया गया है सऊदी अरब के नजरान में यमन के हूती द्वारा, उसके बाद एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हुआ है। यूएई ने इसकी निंदा की है। आपको ये भी याद रखना होगा कि यूएई और सऊदी अरब के बीच यमन में किस तरह से वो अपने ऑपरेशन को आगे चलाएंगे, इसी को लेकर डिफरेंसेस पैदा हुए थे। क्योंकि सऊदी अरबिया को लगता था कि जो यूएई कर रहा है वो सही नहीं है, यानी वो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दोनों के अलग अलग थे। यूएई अलग ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता था, सऊदी अरबिया अलग ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता था। सऊदी अरब का जो जंग 2014 में शुरू हुई थी, उसमें सऊदी अरब का ऑब्जेक्टिव ये था कि वो वहाँ पर एक गवर्नमेंट को इंस्टॉल करें, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यूएन बैक्ड गवर्नमेंट हो, और ये इस वजह से क्योंकि वो अपनी सीमाओं को, अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस वजह से वो यमन में एक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते हैं, यानी एक गुट हो जिसका कब्जा हो, और उसको यूएन का समर्थन भी हो, उसको सऊदी अरबिया, यूएई और बाकी तमाम देशों का समर्थन हो जो हूतीज़ के अगेंस्ट लड़ रहे थे। लेकिन इस युद्ध के बीच में जब शुरुआत हुई थी तब अलग ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन उसके बाद यूएई का ऑब्जेक्टिव ये था कि
पोर्ट्स पर कब्ज़ा किया जाए, शिपिंग लेन्स पर कब्ज़ा किया जाए और इन इलाकों पर जो स्ट्रेटिजिकली अहम इलाके हैं उन पर कब्ज़ा रखा जाए। साथ ही वो एसटीसी जो साउथ में, दक्षिण में जो संगठन काम कर रहा था, उनका ये मानना था कि ये अलग एक असेशन हो जाए और ये अलग एक देश बना लें और उनका वहाँ कंट्रोल हो, जो कि सऊदी अरबिया का एंड गेम नहीं है। सऊदी अरबिया ये नहीं चाहता था कि यहाँ पर अलग से एक एसटीसी के कंट्रोल वाले इलाके को एक देश बना दिया जाए। वो पूरे यमन में एक ही सरकार चाहते हैं। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स उनके अलग अलग हुए, डिफरेंसेस पैदा हुए। ये जो एसटीसी हैं वो आगे बढ़ते बढ़ते सऊदी अरबिया के बॉर्डर के पास तक पहुँच गए, जिसके बाद यूएई को कहा गया कि नहीं, आप इससे एग्ज़िट करें। यूएई फिर एग्ज़िट कर गया यमन से, उन्होंने अपने फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया। लेकिन ये सब कुछ शुरू हुआ था 2014 में। 2014 में तब जब हूती ने जो कैपिटल है यमन की, सना, उस पर कब्ज़ा कर लिया था और उसके बाद ये जो पूरा युद्ध है उसकी शुरुआत हुई। उस समय एक बड़ा कोएलिशन बनाया गया, सऊदी अरबिया के साथ कोएलिशन में तमाम देश शामिल हुए और उन्होंने हूती के अगेंस्ट लड़ाई शुरू की, जिसमें यूएई भी उनके साथ था और बाकी तमाम देश भी उनके साथ थे, जिन्होंने एक लंबा कोएलिशन बनाया था। देखिए, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, मोरक्को, सूडान, ये सब इसमें शामिल थे और अमेरिका, यूके और फ्रांस इन्हें अलग से इनपुट्स दे रहे थे। ये 2015 में, मार्च 26, 2015 में ये युद्ध शुरू हुआ था सऊदी अरबिया द्वारा और ये लंबा युद्ध चला, 7 साल तक चला और फिर मार्च 2022 में यहाँ पर जो पीस है वो शांति आई। यूएन ब्रोकर्ड पीस था जो यहाँ पर उसकी वजह से शांति स्थापित हुई। तो एक लंबे युद्ध के बाद सऊदी अरबिया यहाँ से बाहर निकला है। तो ऐसा लगता है कि इस वक्त वापस सऊदी अरबिया एक युद्ध में नहीं जाना चाहता है जो एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल हो। साथ ही जो इस क्षेत्र के हालात हैं वो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं और ईरान का इस वक्त जिस तरह का रुख दिखाई दे रहा है, ऐसे में भी अगर एक और युद्ध शुरू होगा तो वो ना सऊदी अरबिया के लिए, ना इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। सबके लिए वो एक बड़ी चुनौती होगी। तो इस वजह से वो थोड़ा एक रिस्ट्रेन दिखा रहे हैं। लेकिन कब तक? क्योंकि जो हूती हैं उन्होंने अब सऊदी अरबिया पे तो वो हमला कर ही रहे थे, ब्लॉकेड उन्होंने लगा दिया था, लेकिन अब उन्होंने उस सरकार पर, यानी उस इलाके में हमले करने शुरू कर दिए हैं जहां पर सऊदी अरबिया के समर्थन वाली सरकार का कब्ज़ा है। वहां वो न सिर्फ हमले कर रहे हैं, उन हमलों में 30 जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं, उसमें बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, लगभग 15 से 20 लोग घायल हुए हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखिए, बहुत दिलचस्प है कि जिन इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं, मारीब पर और हद्रामौत पर हमले किए जा रहे हैं, ये कौन से इलाके हैं? ये वो इलाके हैं जहाँ पर तेल और गैस फील्ड्स हैं। तो हूती के लिए इन पर कब्ज़ा करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर इन पर वो कब्ज़ा करेंगे तो उनको वो आर्थिक रूप से और मजबूत हो जाएंगे। वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो जिस तरह की आर्थिक तंगी इस वक्त उन इलाकों में है जहां उनका कब्ज़ा है, उस आर्थिक तंगी से बाहर निकलने का रास्ता फिर उनके पास होगा। इस वजह से ख़ास तौर पर इन इलाकों पर हमला किया जा रहा है। और मारीब वो जो सऊदी समर्थित सरकार है उसके कंट्रोल वाला एक बहुत प्रमुख और सबसे बड़ा इलाका है, वहाँ पर जो हूती हैं वो हमले कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा एस्केलेशन है जो हूती ने किया है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ सऊदी अरबिया पर हमले किए, उसके बाद उन्होंने जो नेवल ब्लॉकेड है उसको भी किया। उन्होंने कहा कि यहाँ से आप शिप्स नहीं गुजार सकते, तो बाब अल मंदेब को भी उन्होंने सऊदी अरबिया के लिए बंद किया। अब वो सऊदी अरबिया के समर्थन वाली सरकार पर भी हमले कर रहे हैं और इससे आगे बढ़ने की कोशिश है। तो इसको दो तरह से देखा जा रहा है। एक ये कि वो ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, हालांकि हूती की तरफ से कहा गया कि हमने हमला इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर एक हमने मूवमेंट देखा कि जो सऊदी है उनकी तरफ से यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, एक बड़ा मूवमेंट हो रहा है, हमारे ख़िलाफ़ तैयारी की जा रही है हमला करने के लिए, इसलिए हमने प्रीएम्प्टिव हमला किया। इसे दो तरह से देखा जा रहा है। एक ये कि ये प्रीएम्प्टिव हमला है जिसमें हूती ये संदेश देना चाहता है कि वो न सिर्फ सऊदी अरबिया पर हमला कर सकता है, वो बाब अल मंदेब को सऊदी अरबिया के लिए बंद कर सकता है और वो सऊदी अरबिया की समर्थित सरकार पर भी हमला कर सकता है। दूसरा, इसे इस तरह से भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर और ज़्यादा दबाव बनाया जाए ताकि उधर ईरान को इसका कुछ फ़ायदा हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा ये कि हूती के लिए भी ये एक ऐसा समय है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा
जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें वो हासिल कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह का दबाव पहले से काम कर रहा है ईरान की वजह से। इस क्षेत्र में पहले से तनाव है, दबाव है। ऐसे में वो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा इलाका या ज़्यादा से ज़्यादा अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, ख़ासतौर पर उन इलाकों और उन जगहों पर जहाँ से उनको आर्थिक तौर पर और ज़्यादा मदद मिले। साथ ही इस पूरे इलाके में उनका कब्ज़ा और ज़्यादा बढ़ जाए, ये वो चाहते हैं। और जो ब्लॉकेड उन पर लगाए गए थे सऊदी अरबिया द्वारा, वो भी ख़त्म हो किसी सूरत से। तो वो चाहते हैं कि एक कॉन्फ्रंटेशन इस समय अगर होगी तो ये सबसे शायद बेहतर समय होगा। तो क्या ये ऑब्जेक्टिव है उनका? अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो फिर ये क्षेत्र, खाड़ी का क्षेत्र, एक और युद्ध की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा बहुत समय तक नहीं होगा। क्योंकि अगर सऊदी अरबिया या सऊदी समर्थक यमन की सरकार अगर जवाब नहीं देगी, अगर हमले उस तरह के नहीं किए जाएंगे हूती पर कि उन्हें कंट्रोल किया जाए, तो फिर ये उनकी एक वीकनेस के तौर पर इसको देखा जाएगा कि सऊदी अरबिया इस पर समर्थन भी नहीं कर रहा है उनके समर्थक सरकार को, और यहाँ पर अटैक भी नहीं कर रहा है। तो